हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलिजी। इस लेक्चर में हम आरसीसी की डिज़ाइन मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि आरसीसी मेंबर्स अगर हम कोई बना रहे हैं, कोई आरसीसी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन से डिज़ाइन मेथड्स को अपनाते हैं, इसमें हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब डिज़ाइन मेथड्स को अपनाने का रीज़न क्या होता है, तो इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो यही होता है कि हम कोई भी स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं, तो अगर हम डिज़ाइन मेथड्स को कंसीडर करते हुए बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर सेफ़ और इकोनॉमिकल होगा। सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है डिज़ाइन मेथड्स को अपनाने का, कि हम अपने स्ट्रक्चर को सेफ़ और इकोनॉमिकल बना सकते हैं। अब सेफ़ बनाने का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स एक्ट करते हैं। उन्हीं लोड्स के एस्टिमेशन के लिए, मतलब आप बोल सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ लोड्स ऑन स्ट्रक्चर, लोड्स के एस्टिमेशन के लिए हम डिज़ाइन मेथड्स को पढ़ते हैं। अब कौन कौन से लोड एक्ट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे कि इन लोड्स के प्रति हम किसी भी बिल्डिंग को कैसे वियरिंग बना सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, हम उनको भी वन बाय वन देख लेंगे। पहले हम लोड्स को देख लेते हैं कि किसी भी स्ट्रक्चर पर कौन कौन से लोड एक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो लोड होता है किसी भी स्ट्रक्चर पे वो होता है डेड लोड, मतलब उस स्ट्रक्चर का खुद का जो भार होता है, डेड लोड। देन उसके बाद जो दूसरे टाइप का लोड आता है वो आता है लाइव लोड। इनकी भी कैटेगरीज हैं कि लाइव लोड में हम कौन कौन से लोड्स को कंसीडर करते हैं। एंड जो लास्ट है वो है एनवायरमेंटल लोड्स। देखिए, अब डेड लोड में जो है, जो भी बिल्डिंग का सेल्फ वेट होता है हम उसको कंसीडर करके चलते हैं। सेल्फ वेट के अलावा हम डेड लोड में किसी भी चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे। उसके बाद जो बात आती है डेड लोड में, देखिए सिंपल सा फंडा है कि जो चीज़ें फिक्स होती हैं, आप बोल सकते हैं कि जो चीज़ फिक्स है हम उसको डेड लोड में कंसीडर करके चलेंगे। अब कुछ फर्नीचर्स भी होते हैं जो फिक्स होते हैं। बिल्डिंग के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स इन द सेंस जैसे डोर है, विंडो है, और भी सारे पार्ट्स जो कि फिक्स हैं, हम जिन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें डेड लोड में कंसीडर करके चलेंगे। लाइव लोड में जो होता है, लाइव लोड को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्पोज्ड लोड भी इसे बोलते हैं। अब इसमें कई सारे लोड्स को हम कंसीडर करते हैं लाइव लोड में। सबसे पहला जो होता है, लोगों के मन में आता है कि पीपल, लोग जो होते हैं। फर्नीचर्स को भी हम कंसीडर करते हैं इसमें। अब फर्नीचर कौन कौन से हम कंसीडर करेंगे, जैसे जिन फर्नीचर्स को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के रख सकते हैं, मतलब जो कि फिक्स ना हो, उन फर्नीचर्स को हम लाइव लोड में कंसीडर करेंगे। कोई स्टोरेज आइटम हो गया, किसी प्रकार का स्टोरेज आइटम हो गया, हम उसको भी लाइव लोड में कंसीडर करेंगे। इसके बाद आप किसी भी ब्रिज का अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम जो भी उसके ऊपर ट्रैफिक रन करने वाली है, हम उसको लाइव लोड में कंसीडर करते हैं। इसके बाद सॉइल प्रेशर हो गया, सॉइल प्रेशर भी लाइव लोड में कंसीडर किया जाता है। और अगर आप कोई डैम वगैरह बना रहे हैं, तो डैम में हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एज अ लाइव लोड कंसीडर करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम एज अ लाइव लोड कंसीडर करेंगे। इसके बाद आप ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी, ग्रेविटी के कारण अगर कोई लोड एक्ट कर रहा है, तो हम उसको भी लाइव लोड में कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर इन सारे लोड्स के बारे में हमें पता है, तो हम किसी भी स्ट्रक्चर को सेफ बना सकते हैं उन लोड को कंसीडर करते हुए, और फिर उसी हिसाब से हम स्ट्रक्चर में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, सुरक्षा गुणांक का यूज़ करेंगे। अब इसके बाद बात आती है एनवायरमेंटल लोड्स। एनवायरमेंटल लोड्स कौन कौन से होते हैं? एनवायरमेंटल लोड्स में जैसे हो गया रेन। अब किसी भी स्ट्रक्चर पे अगर बारिश होती है, तो बारिश की कुछ ना कुछ तीव्रता होती है, तीव्रता के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर पर लोड लगाता है। इसके साथ साथ हवा चलती है, तो हवा का भी कुछ ना कुछ लोड होता है अपना। अब इसमें
सिस्मिक लोड्स को भी कंसीडर करके चलते हैं हम एनवायरमेंटल लोड में। एंड इसके बाद जो लास्ट में बचता है वो स्नो एंड आइस। तो ये सारे लोड्स जो होते हैं वो किसी भी स्ट्रक्चर पे एक्ट करते हैं, और इन्हीं लोड्स के प्रति बिल्डिंग को हम स्ट्रक्चर को किस प्रकार से सेफ बना सकते हैं, उसी चीज़ को देखते हुए हम डिज़ाइन मेथड्स को पढ़ते हैं। अब कौन कौन से डिज़ाइन मेथड्स हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो जो भी डिज़ाइन मेथड्स हैं, ये मेनली हम 3 प्रकार के डिज़ाइन मेथड्स पढ़ते हैं। आइए वन बाय वन देख लेते हैं तीनों के नाम। देन उसके बाद इस लेक्चर में हम उनका इंट्रो देखेंगे। इसके बाद हम एक एक को ब्रीफ में डिस्क्राइब भी कर लेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है WSM। WSM को का जो फुल फॉर्म होता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हिंदी में इसे हम बोलते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि, या फिर इसे प्रत्यास्थता सिद्धांत भी बोला जाता है। प्रत्यास्थता सिद्धांत। तो इसके 2 नाम होते हैं और आप दोनों नाम को याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कभी इस नाम से आ जाता है तो कभी इस नाम से आ जाता है, तो आपको दोनों नाम पता होना चाहिए। और यहाँ इंग्लिश में यह प्रत्यास्थता सिद्धांत को हम इलास्टिक थियोरी के नाम से जानते हैं। इलास्टिक थ्योरी। इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है अल्टीमेट लोड मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड, इसे हम लोड फैक्टर मेथड के नाम से भी जानते हैं। लोड फैक्टर मेथड। आप जितने नाम होते हैं किसी भी विधि के, आपको सारे नाम पता होना चाहिए। इसके बाद हिंदी में इसे हम बोलते हैं चरम भार विधि। चरम भार विधि। एंड लास्ट जो होता है वो होता है लिमिट स्टेट विधि मेथड। इसे हम इंग्लिश में LSM के नाम, शॉर्ट में LSM के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म में होता है इसका लिमिट स्टेट मेथड, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं सीमांत अवस्था विधि। किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन के लिए अब इसी विधि का, LSM का ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम इसमें सारे लोड्स को और स्ट्रेसेस को कंसीडर करके चलते हैं, और एक अल्टीमेट पॉइंट तक हम लोड्स को कंसीडर करते हैं, जिससे कि जो बिल्डिंग की डिज़ाइनिंग है वो ज़्यादा सेफ होती है और उसमें हम सारे लोड्स को एक साथ कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है WSM। यहाँ पे हम आपको फिर से बता दें, हम केवल अभी इसका इंट्रो देखेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है WSM का। तो यहाँ पे हम जल्दी से WSM का इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड चैप्टर में इसे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अगर हम थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके नाम से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बात आती है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग लोड्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे, उनको ध्यान में रखते हुए हम इस विधि को अपनाते हैं। तो मेन जो फैक्टर होता है यहाँ पे, हम वर्किंग लोड्स को आधार मानते हैं। वर्किंग लोड्स को आप बेस मान के तब डिजाइनिंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो और इसमें सबसे खास पॉइंट आपको याद रखना है कि कंक्रीट को और स्टील बार को, जो भी हम कंक्रीट यूज़ करेंगे और साथ के साथ जो उसमें हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, कंक्रीट और स्टील दोनों को यहाँ पे इलास्टिक मानकर तब डिजाइनिंग की जाती है। अब अगर हमने कंक्रीट और स्टील दोनों को इलास्टिक मान लिया, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आएगा कि कंक्रीट और स्टील दोनों ये हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। हुक्स लॉ का यही कहना होता है कि स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। और ये कहाँ तक होता है? ये इलास्टिक लिमिट तक होता है। जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा होगा सोम में, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ तक जो हमारे पास स्टील बार होता था वो इलास्टिक थ्योरी, मतलब इलास्टिक लिमिट को फॉलो करता था। तो
और यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि कंक्रीट और स्टील, इस मेथड में कंक्रीट और स्टील को हम इलास्टिक मान के तब डिजाइनिंग करते हैं। अब भले ही हम कंक्रीट को इलास्टिक मानते हो, लेकिन कंक्रीट जो होता है वो एक प्रकार का ब्रिटिल मटेरियल होता है। तो अगर हम देखें तो रियलिटी में कंक्रीट जो है वो कंक्रीट ब्रिटिल मटेरियल होता है। तो ये कहीं ना कहीं कंक्रीट अगर वास्तव में हम देखें तो वो ब्रिटिल मटेरियल होता है, तो हम इसे इलास्टिक मान के डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसीलिए ये मेथड अब ज़्यादा नहीं अपनाया जाता है। रीज़न यही है कि इस मेथड में हम इलास्टिक मान के चलते थे, जबकि जो कंक्रीट होता है वो ब्रिटिल मटेरियल होता है, जिस वजह से हमें इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ चाहिए होती है हम उस अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को डिज़ाइन नहीं कर पाते थे, और उस हिसाब से हमारा स्ट्रक्चर मैक्सिमम लोड्स को बेयर नहीं कर पाता था। अब बात आती है कि ये मेथड दिया किसने था। तो ये मेथड जो है वो 1900 के नियर अबाउट दो इंजीनियर, जिनका एक का नाम था कोजनेट और दूसरे का नाम था टेडेस्को। कोजनेट और टेडेस्को ने मिल के इस मेथड को दिया था। और ये जो मेथड था ये 1900 ईस्वी से लेके 1960 ईस्वी तक ज़्यादा इसका यूज़ किया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे ये मेथड जो है वो अब कहीं ना कहीं अपना महत्व खोने लगा, और इसका रीज़न यही था कि इसमें हम कंक्रीट और स्टील को दोनों को हम इलास्टिक मान के डिज़ाइनिंग करते थे, जबकि रियल में वास्तव में ऐसा नहीं होता था। अब इसमें अगर हमने मटेरियल को इलास्टिक मान लिया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास गणनाएं होती थी, जो हम डिज़ाइनिंग करते थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा आसान हो जाती थी। आसान तो हो जाती थी, लेकिन वो हम उसको स्ट्रेंथ नहीं दे पाते थे अपने स्ट्रक्चर को, जो उस स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो इसी आधार पे इसके कुछ ना कुछ दोष भी हैं इस मेथड के, जिस वजह से इसे अब नहीं अपनाया जाता। अब मेथड्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और एक चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रह जा रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और वो जो मेन फैक्टर यहाँ पे है कि वर्किंग लोड्स को यहाँ पे हम बेस मान की डिज़ाइनिंग करते थे, तो जिसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके तब डिज़ाइनिंग करते थे। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था ये कंक्रीट के लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 कंसीडर करके चलते हैं, और स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1.78 कंसीडर करके चलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज़ आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हम कंक्रीट के लिए लेते हैं और कितना हम स्टील के लिए लेते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। तो इसके ये क्या क्या मतलब दोष थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो इसमें जो पहला डिसएडवांटेज है वो यही है कि इस विधि में कंक्रीट को इलास्टिक मान लिया जाता है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। उसके बाद दूसरा जो दोष है वो ये है कि यह विधि भौतिक रूप से वास्तविकता पर आधारित नहीं है। अब भौतिक रूप से वास्तविकता पर आधारित इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें हम कंक्रीट को और स्टील को दोनों को इलास्टिक मानते हैं, जबकि वास्तव में जो कंक्रीट होती है वो एक ब्रिटिल मटेरियल होता है। तो इसीलिए ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। इस विधि में प्रतिबलों पर ही सुरक्षा गुणांक लगाया जाता है। हमने अभी आपसे डिस्कस किया कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम 3 या 1.78 लेते हैं वो केवल स्ट्रेसेस के लिए होता है, लोड्स के लिए नहीं होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कई बार आपसे पूछ ली जाती है, इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम केवल स्ट्रेसेस पर ही सुरक्षा गुणांक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं, हम लोड्स पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कंक्रीट में प्रतिबल वितरण सरल रेखीय दिखाया जाता है, जो सत्य नहीं है। अब प्रतिबल वितरण सरल रेखीय क्यों होगा? क्योंकि हमने मटेरियल को इलास्टिक मान लिया है। अवयव के कोलैप्स के समय उत्पन्न स्थिति पर यह विधि ध्यान नहीं देती है। अब क्यों ध्यान नहीं देती है? क्योंकि हम अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं हैं। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखें तो हम मटेरियल को इलास्टिक मान रहे हैं, तो हम इलास्टिक अगर मान रहे हैं हम तो केवल यहीं तक पहुंच रहे हैं, और अगर हम यहीं तक पहुंच रहे हैं तो फ्रैक्चर पॉइंट तक हम
नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जब फ्रैक्चर पॉइंट तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो हम कोलैप्स को कैसे डिफाइन कर पाएंगे। तो ये नेक्स्ट पॉइंट वही बोल रहा है कि अवयव के कोलैप्स के समय उत्पन्न स्थिति पर यह विधि ध्यान नहीं देती है, और रीज़न उसका यही है कि हम केवल इसे इलास्टिक पॉइंट तक ही इस मेथड पे को कंसीडर करते हैं। जब यहाँ पर हम फेलियर तक कंसीडर करेंगे तब ना कोलैप्स पर ध्यान देंगे। अब जब फेलियर तक इसे हम कंसीडर ही नहीं करते हैं तो कोलैप्स को कहाँ पे ध्यान कोलैप्स पर कहाँ से ध्यान दे पाएंगे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कि यह इकोनॉमिकल अभिकल्पन विधि नहीं है, जिससे अब यह विधि अपना महत्व खो रही है। इस चीज़ को हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया कि यह विधि अब ज़्यादा यूज नहीं होती है। उपरोक्त कारणों से प्रतिबल कंक्रीट अवयवों के अभिकल के लिए अन्य विधियाँ विकसित हुई। अब इन्हीं रीजंस को देखते हुए हमें नए मेथड्स को अपनाना पड़ा, और वो नए मेथड्स कौन कौन से हैं? अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड। अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट स्टेट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम इसे डिटेल में समझेंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।